दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों ज्योग्राफी के इस कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज में जो कि महेश वर्णवाल की बुक को बेस बनाकर किया जा रहा था, यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 3 तक अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लिया था और हमने अपनी अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा था, जहाँ पर हमने क्रस्ट, मेंटल और कोर की चर्चा की थी और उसमें तरह तरह की जो डिसकंटिन्यूटीज थी और डेंसिटी का अंतर था, डिफरेंस था, उसको हमने जाना था। अब यहाँ पर जो अगला चैप्टर है, मतलब चैप्टर नंबर 4, जिस पर कि आज ये वीडियो शुरू होने वाला है, उसे हम रॉक्स के रूप में देखेंगे। हम ये देखेंगे कि रॉक्स असल में होती क्या है, क्या वो सिर्फ हार्ड ही होती है या फिर सॉफ्ट भी होती है, उसके पीछे क्या डिफिनीशन है इसको देखेंगे, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। हम आगे चलें इससे पहले ये जो पीला बैनर है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। यह 2 तरह के भागों में बटा हुआ है, मतलब इसके भी 2 पार्ट है। एक तो पेड कोर्सेज वाला है और दूसरा अनपेड वाला है। तो जो पेड कोर्सेज है, अगर आप उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं। अब जो फ्री स्टडी मटेरियल है उसके लिए यूट्यूब से बढ़िया माध्यम कुछ और नहीं है। यूट्यूब पर जितने भी चैनल हमारे चल रहे हैं उनसे आप जुड़े रहिए, वीडियोस को देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक करिए, आप ठीक समझते हो तो शेयर करिए, और अगर आपको कुछ विचार अपने साझा करने हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए। इसके अलावा टेलीग्राम पर जो हमारे चैनल चल रहे हैं, जैसे कि वल्ली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से भी टेलीग्राम का चैनल है, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन या जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि आपके लिए ज़रूरी है वो आपको समय से मिलती रहेंगी वहाँ पर। ये कुछ बातें हैं, अब चलते हैं आगे। अर्थ की क्रस्ट पर, अर्थ की जो क्रस्ट है उस पर ऊपर या अंदर की ओर पाया जाने वाला जितना भी हार्ड या सॉफ्ट मटेरियल है उन सभी को हम कंप्लीटली, मतलब एक कंबाइंडली रॉक्स के रूप में संबोधित करते हैं या रॉक्स के रूप में देखते हैं। यहाँ उसी की डिफिनीशन दी हुई है। ऑल द हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर टर्म एज रॉक्स। यहाँ पर रॉक्स को इसी रूप में हम परिभाषित करते हैं। यह किस प्रकार की हो सकती है, इसमें हार्ड मटेरियल भी हो सकता है और सॉफ्ट मटेरियल भी हो सकता है। दीज रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस मिनरल्स। अब ये जो रॉक्स हैं यह अलग अलग खनिजों से बनी है, उनका कंपोजिशन है, और इसमें करीब 110 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, मतलब 110 एलिमेंट हैं। अर्थ की क्रस्ट की बात की जा रही है। ये जो रॉक्स हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? ये अर्थ की क्रस्ट के ऊपर भी हो सकती हैं, अंदर भी हो सकती हैं, और अर्थ की क्रस्ट पर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका टोटल अमाउंट लगभग नियर अबाउट 110 है। येट अबाउट 98% ऑफ इट्स कंपोज्ड ऑफ 8 मेजर रॉक फार्मिंग एलिमेंट्स। अब इसमें भी 98% हिस्सा जो है वो सिर्फ 8 मेजर जो रॉक फार्मिंग एलिमेंट्स हैं उन्हीं का है, और उनके नाम आप यहाँ देख रहे हैं। ऑक्सीजन है 47%, इसके बाद सिलिकॉन है 28%, एल्यूमिनियम है 8%, आयरन है 5%। ये सब जो है ये मेजॉरिटी में पाए जाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑक्सीजन का होता है। इससे पहले हमने देखा है, यहाँ वाली टेबल आपने देखी थी, ये वाली। ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कितना है? 46.60% है, इसी को नियर अबाउट 47% माना गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्रस्ट पे पाया जाने वाला जो एलिमेंट है मेजॉरिटी में वह सिलिकॉन है। इसके बाद तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम है, इसके बाद आयरन है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी हम देख रहे हैं यह जो 8 मुख्य रूप से क्रस्ट को जनरेट करने वाले या उसका फॉर्मेशन करने वाले एलिमेंट्स हैं, उसमें हम ऑक्सीजन को देखते हैं, सिलिकॉन को देखते हैं, एल्यूमिनियम को देखते हैं। एल्यूमिनियम 8% होता है। इसके बाद आयरन की जो मात्रा है वो 5% है। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम यह भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब ये है कि ये इतना तो नहीं पाए जाते कि इन्हें परसेंट में दिखाया जाए, पॉइंट में इनका परसेंटेज होता है, लेकिन फिर भी इनकी एग्जिस्टेंस होती है। और बाकी जितने भी हैं 110 एलिमेंट्स की हमने बात की है, यहाँ पर आप इसे लिखा हुआ देख रहे हैं। तो ये 110 जो अमाउंट है इसमें बाकी जितने भी एलिमेंट्स बच गए हैं 8 के अलावा, वह सब बहुत कम अमाउंट में होते हैं। मतलब उनकी जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, इस वजह से उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं। मिनरल्स के बारे में देख लीजिए। जो मिनरल्स अर्थ के क्रस्ट पर पाए जाते हैं उनकी संख्या करीब 2000 के आसपास है। ये करीब 2000 मिनरल्स हैं, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 24 को ही हम कैटेगराइज करते हैं जो कि रॉक फार्मिंग में या रॉक के फॉर्मेशन में उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कितनी इनकी संख्या है? टोटल 2000 से भी ज़्यादा है, लेकिन हम देखते कितनों को है? तो सिर्फ 24 को ही देखते हैं, और उसमें से भी सिर्फ 6 को ही हम यहाँ ज़्यादा महत्व देते हैं। मतलब ये जो रॉक फार्मिंग मिनरल्स हैं यह मोस्ट ऑफ द रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें से भी आउट ऑफ दीज, यानी इन सब से बाहर या इन सब से, मतलब इन्हीं सब के अंदर ही हम यहाँ पर ओनली 6 मिनरल्स को देखते हैं। तो ये जो 24 हैं इसमें से भी हम 6 को छांट लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये 6 कौन कौन से हैं? तो आप देख लीजिए, फेलस्पार है, क्वार्टज है, पायरोक्सिन है, एम्फीबोल्स है, माइका है और ओलिवीन है। यह सब मिनरल्स के नाम हैं जो कि यहाँ पर मुख्य रूप से रॉक फार्मिंग एजेंट के रूप में देखे जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन
रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग दीज टाइप्स। रॉक्स का फॉर्मेशन जैसे होता है उसको बेस बनाकर यहाँ पर अगर हम देखें तो रॉक्स का हम डिवीज़न कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब उनके बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम आधार बनाकर इनका वर्गीकरण करते हैं। तो यह जो क्लासिफिकेशन है इसमें 3 हिस्से होते हैं। पहला इग्नियस है, दूसरा सेडिमेंट्री है और तीसरा मेटामॉर्फिक है। यह जो रॉक्स हैं इनके बारे में अब देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे इग्नियस रॉक्स को। तो आइए देख लेते हैं इग्नियस रॉक्स। द वर्ड इग्नियस हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इग्निस। यह जो वर्ड है इग्नियस, जिसे कि आप यहाँ लिखित तौर पर देख रहे हैं रिटन फॉर्मेट में, यह कहाँ से डेराइव किया गया है? तो इसका डेरिवेशन हुआ है एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है इग्निस। लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है इग्निस, वहाँ से ये डेराइव्ड हुआ है, इसका डेरिवेशन हुआ है और इसका मतलब होता है फायर। ये जो इग्निस वर्ड है इसका अर्थ होता है फायर यानी आग। इसे आप हिंदी में आग्नेय कहते हैं। तो अग्नि से पैदा हुआ, तो ये इग्नियस का मतलब क्या हुआ? फायर से जनरेट हुआ, जिसका फॉर्मेशन या जिसका ओरिजिन फायर से हो। These rocks are formed by cooling, solidification and crystallization of hot and molten magma. यह जो रॉक्स हैं इनका फॉर्मेशन किस प्रकार के मैग्मा से होता है? तो एक हॉट और मॉल्टन जो अवस्था का मैग्मा होता है। मतलब ये मैग्मा कैसा है? ये हॉट भी है और मॉल्टन भी है। मॉल्टन मतलब पिघला हुआ है और हॉट मतलब तप्त है, थोड़ा बहुत नहीं गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इस प्रकार के मैग्मा के कूलिंग से, उसके बाद उसके सॉलिड होने से, उसके सॉलिडिफिकेशन से और उसके क्रिस्टलाइजेशन से इनका फॉर्मेशन होता है। यह जो रॉक्स हैं ये बनती हैं। जो मैग्मा होता है चाहे वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ठंडा होकर जम जाए या अर्थ के क्रस्ट के बाहर ठंडा होकर जम जाए, उससे जो रॉक्स फॉर्म होती हैं, जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, वही कहलाती है इग्नियस रॉक्स। अब यह जो रॉक्स हैं यानी इग्नियस, इन्हें और भी नामों से जानते हैं। तो दीज आर आल्सो नोन एज पेरेंट या प्राइमरी और बेसिक रॉक्स या मदर रॉक्स भी इन्हें कहीं कहीं कहा जाता है। यह पेरेंटल रॉक होती हैं। क्यों? क्योंकि यह जितनी और रॉक्स होती हैं, मतलब चाहे वो सेडिमेंट्री हो या फिर मेटामॉर्फिक हो, उनके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल कराती हैं। मतलब उनके लिए कच्चा माल यहीं से निकल कर आता है। इन्हीं के अंदर इरोजन का प्रोसेस होता है या अलग अलग जो क्रियाएं हैं, रासायनिक क्रियाएं हैं, वो होती हैं और इनके टुकड़े टुकड़े चारों ओर फैलते हैं और उससे नई चट्टानों का निर्माण होता है या फिर इन्हीं का रूप बदल जाता है तो मेटामॉर्फिक टाइप की जो रॉक्स हैं वो बन जाती हैं। तो ये पेरेंटल होती हैं, यहीं से सबका जन्म होता है। और ये सबसे पहले बनी थी अर्थ पर। सबसे पहले पाई जाने वाली जो चट्टानें थी या सबसे पहले जनरेट होने वाली जो रॉक्स थी वो यही थी, इग्नियस रॉक्स ही थी। तो इसलिए इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है या बेसिक रॉक्स भी कहा जाता है। ये इन्हीं के नाम है। यहाँ इसका कारण भी आप देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दीज रॉक्स वर फर्स्ट टू बी फॉर्म एंड सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर अदर रॉक्स टू बी फॉर्म। मतलब इनका फॉर्मेशन सबसे पहले अर्थ पर हुआ था, पहली बार हुआ था फर्स्टली, और यह सप्लाई करती है किस चीज़ की? रॉ मटेरियल की, फॉर अदर रॉक्स, दूसरी चट्टानों के लिए। ये हमने देखा। नो स्ट्रेटा एंड फॉसिल्स आर फाउंड इन दिस टाइप ऑफ रॉक्स। मतलब इस प्रकार की जो रॉक्स हैं इनमें किसी प्रकार का स्ट्रेटा या फॉसिल्स नहीं पाए जाते। जीवाश्मों का सर्वथा अभाव होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लेयर्स ही नहीं होती। यह जो इग्नियस रॉक्स है इनके अंदर परतें नहीं पाई जाती। हालांकि परतदार मैग्मा जो है ठंडा होकर एक दूसरे के ऊपर जमता है, लेकिन बीच में जो लेयर होती है कहीं कहीं रेयरली जो पाई जाती है, उसमें सर्वथा फॉसिल्स का अभाव होता है। फॉसिल्स होते ही नहीं है। इसमें होता क्या है? तो मिनरल्स होते हैं और उसके अलावा बहुत सारे जो कीमती पदार्थ हैं जैसे कि सोना हो गया, लोहा हो गया, मतलब इस प्रकार की जो मेटल्स हैं वो पाई जाती है। नियरली 90% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स। अर्थ की क्रस्ट का नियरली 90% हिस्सा जो है वो इग्नियस रॉक्स से ही बना हुआ है। 90% हिस्सा अर्थ की क्रस्ट को बनाने में इन्हीं रॉक्स का लगा हुआ है। यही रॉक्स जो है ये 90% रिस्पॉन्सिबल है। ये हम देखते हैं। अब इनका भी डिवीज़न करके देखेंगे। यह जो इग्नियस रॉक्स हैं इनके बारे में हमने डिफिनीशन के तौर पे देखा, इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया और ये बनती कैसे हैं और इन्हें प्राइमरी या फिर बेसिक रॉक्स क्यों कहा जाता है, ये हम जान चुके हैं। अब यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए। तो बेस्ड ऑन द मोड ऑफ अकरेंस एंड स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो इनका मोड है किस चीज़ का? अकरेंस का यानी प्राप्ति का, और जो स्ट्रक्चर है यानी संरचना है उसको आधार बनाकर इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब ये है कि ये पाई जैसे जाती हैं, इनकी प्राप्ति जहाँ से होती है और इनका स्ट्रक्चर जिस प्रकार का होता है उसके आधार पर इन्हें हम बांटते हैं, इनका बंटवारा करते हैं और इसके 2 हिस्से होते हैं। तो पहला हिस्सा है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो कि आंतरिक होती हैं, ये अंदर जन्म लेती हैं, इसके भी अलग अलग हिस्से हैं। और दूसरा जो पार्ट है वो है इसके बाद एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स यानी जो बाहरी होती हैं।
तो सबसे पहले जो आंतरिक आग्नेय चट्टाने हैं उनको देख लेते हैं, जिनका नाम है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो यहाँ होता क्या है? When hot and molten magma gets solidified below the surface of the earth, अर्थ के सरफेस के बिलो जब मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है, यानी उसमें सॉलिड होने की प्रक्रिया अंदर ही हो जाती है, तो इस प्रकार से जो रॉक्स जनरेट होती है वो कहलाती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। यहाँ नाम से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये अर्थ के इंटरनल पार्ट में कूलिंग का प्रोसेस भी होता है और जो क्रिस्टलाइजेशन है वो भी होता है इन चट्टानों में। तो इस प्रकार की चट्टानें अर्थ के अंदर वाले हिस्से में बनती हैं, इस वजह से इन्हें इंट्रूसिव कहा जाता है। और इसी प्रकार से जो एक्सट्रूसिव है वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है और बाहर जो मैग्मा फैल जाता है, मॉल्टन मैग्मा होता है, वह धीरे धीरे कूल होता है, ठंडा होता है, उसके बाद उसमें सॉलिड होने की प्रक्रिया होती है, सॉलिडिफिकेशन होता है, उसके बाद क्रिस्टल बनते हैं। तो उस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो एक्सट्रूसिव होती है क्योंकि वो बाहर पैदा होती हैं। फिलहाल यहाँ पर जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं इसके भी कई हिस्से हैं, अब कई तो नहीं है लेकिन 2 हैं कम से कम, तो इन दोनों को देख लीजिए। सबसे पहला वाला है प्लूटोनिक और दूसरा वाला है हाइपरबेसल। तो सबसे पहले आप देखिए प्लूटोनिक को, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। दीज आर फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा वेरी डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थ के बहुत डेप्थ में, बहुत ज़्यादा गहराई में जब मैग्मा में कूलिंग का प्रोसेस होता है और वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, यानी ठंडा होकर जम जाता है, तो इस प्रकार से जो रॉक्स जनरेट होती हैं उनको हम कहते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। तो इस प्रकार की रॉक्स का नाम प्लूटोनिक क्यों रखा गया? मतलब गहराई में जमता है वो तो बात ठीक है, बहुत ज़्यादा गहराई में अंदर इसके जमने का प्रोसेस होता है, तो प्लूटोनिक नाम क्यों पड़ा? तो आप जानते हैं कि प्लूटो वर्ड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का है, मतलब ग्रीक भाषा से लिया गया है और ग्रीक भाषा से उठाया गया ये शब्द जो प्लूटो है इसका मतलब होता है पाताल का देवता, ऐसा देवता या ऐसा भगवान जो कि पाताल में राज करता हो, वहाँ का सम्राट हो। और इसे हम लोग अपनी हिंदी या इंडियन माइथोलॉजी में यमराज के नाम से जानते हैं। तो प्लूटो को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? यम कहते हैं। यहाँ पर ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इस प्लूटो का मतलब होता है एक रोमन गॉड से। यह रोमन गॉड है जो कि अंडरवर्ल्ड के हैं। अब अंडरवर्ल्ड का मतलब यहाँ माफिया डान या कोई भाई टाइप की चीज़ नहीं है, ये जो गॉड है ये अंदर रहते हैं। अंडरवर्ल्ड का मतलब है पाताल लोक से, जो अर्थ के अंदर वाला पार्ट है, एकदम गहराई वाला हिस्सा है, उसको हम लोग पाताल कहते हैं। तो वहाँ पर यमराज रहते हैं ऐसा माना जाता है और उसी यमराज को यहाँ पर ग्रीक वर्ड में प्लूटो कहा जाता है, उसी से बनी हुई है प्लूटोनिक। अब इन्हें प्लूटोनिक क्यों कहा गया? क्योंकि यह भी तो बहुत गहराई में जन्म लेती हैं, इनका भी जो जन्म है, इनका भी जो ओरिजिन है वो अर्थ की बहुत ज़्यादा डेप्थ में होता है। यहाँ आप लिखा हुआ देख ही रहे हैं, वेरी डीप इनसाइड द अर्थ, तो इसी वजह से इनका नाम पड़ गया प्लूटोनिक। प्लूटो जो है वो भी गहराई में रहते हैं और यह जो प्लूटोनिक है यह भी गहराई में जन्म लेती हैं, तो नाम यहाँ पे सिमिलरिटी रखता है आपस में। वैसे प्लूटो नाम का एक प्लेनेट भी था जिसे 2006 में बाहर कर दिया गया प्लेनेट होने की कैटेगरी से, क्योंकि वो केपलर के रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। तो प्लूटो को हम लोग क्या कहते थे? हिंदी में यम ही कहते थे, यम या कुबेर के नाम से संबोधित करते थे। तो वही चीज़ है, यहाँ पर प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स जो है यह अर्थ की बहुत ज़्यादा गहराई में जनरेट होती है, वहाँ पर जब मैग्मा ठंडा होकर उसमें जमने की प्रक्रिया होती है तो इस प्रकार की रॉक्स जनरेट होती हैं। और भी कुछ चीज़ें, ग्रेनाइट की जो रॉक्स होती हैं, ग्रेनाइट की जो चट्टानें होती हैं वो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट की चट्टानें इसी प्रकार की रॉक्स होती हैं, मतलब प्लूटोनिक रॉक्स की श्रेणी में आती हैं। इन्हें आपने देखा होगा किचन में जो स्लैब्स होते हैं वहाँ पर ये लगाई जाती हैं, इन्हें जोड़ा जाता है। ये काफ़ी कठोर होती हैं और इसके अलावा इन्हें साफ़ करना, साफ़ सफाई रखना आसान होता है, इसलिए ऐसी जगहों पे इन्हें स्थापित किया जाता है। इसके अलावा जो सीढ़ियों के पायदान होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उस पर भी इन्हें जमाया जाता है, लगाया जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर टूट फूट बहुत कम होती है, इनमें कठोरता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ग्रेनाइट जो होता है ये कैसा होता है? ये प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स की श्रेणी में आता है। वैसे ये इंट्रूसिव है, ये अंदर जमकर तैयार होता है। इसका जो पार्ट बी है उसको देख लीजिए, जो कि है हाइपरबेसल। यह भी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का ही हिस्सा है, उसका सेकेंड वाला पार्ट है, मतलब इसमें क्लासिफिकेशन हमने अलग अलग किया था। तो दीज आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ राइजिंग मैग्मा ड्यूरिंग वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो ऊपर की ओर उठता हुआ मैग्मा है, मतलब अब गहराई की बात नहीं की जा रही है, हालांकि अभी भी हम लोग अर्थ के क्रस्ट के अंदर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बाहर नहीं आए हैं, अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही ये सब हो रहा है। तो जो मैग्मा ऊपर की ओर उबलता रहता है वह अलग अलग जो अर्थ की क्रस्ट के अंदर वाले हिस्से में क्रैक्स हैं या पोर बने हुए हैं या हॉलो स्पेस है उसमें जमा होने लगता है। ऊपर की ओर उठेगा, उबलेगा, तो जो पोर्स होते हैं या क्रैक्स होते हैं, दरारें होती हैं, उनमें ये इकट्ठा होने लगता है और वहीं पर सूख कर जम जाता है। इस प्रकार से जो चट्टानें बनती हैं वो हाइपरबेसल इग्नियस रॉक्स की श्रेणी में आती हैं। और डोलेराइट या मैग्नेटाइट प्रकार की जो चट्टानें हैं
वो इसी में गिनी जाती है, मतलब इसी श्रेणी में उन्हें रखा जाता है। तो यह तो हमने देखा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को, जिसमें कि दो वेराइटी थी, एक तो प्लूटोनिक था, दूसरा हाइपरबेसल था। अब इसके बाद दूसरा हिस्सा देखते हैं, मतलब आग्नेय चट्टानों के दो भाग थे। दो भाग कौन कौन से थे? एक तो आंतरिक था, दूसरा बाह्य था। अभी तक जो हम देख रहे थे वो आंतरिक आग्नेय चट्टानों के बारे में देख रहे थे, यानी जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं उनके बारे में देख रहे थे। उसकी भी दो कैटेगरी थी। अब यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं ये है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसमें क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन होता है और सीधा मैग्मा बाहर की ओर बिखर जाता है, मतलब जमीन के ऊपर वाली सतह पर जमा होने लगता है और यहाँ पर फैल फैल कर आराम से ठंडा होता है। यहाँ ठंडे होने की प्रक्रिया जल्दी होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अर्थ के सरफेस के अंदर या क्रस्ट के अंदर वाला जो पार्ट है वहाँ गर्मी ज़्यादा है। आपने पीछे देखा है कि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, यानी कोर की ओर बढ़ते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ऐसे हम जब अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिलता है। टेम्परेचर बढ़ता है, लगातार बढ़ता है। प्रोसेस भले ही धीमा हो लेकिन बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो लगातार होती है। तो ऐसे ज़्यादा टेम्परेचर में चट्टानों को ठंडा होने में, या जो हॉट मॉल्टन मैग्मा है उसको ठंडा होने में बहुत समय लगेगा। इस वजह से अंदर जो जमने वाली चट्टानें हैं, जिनके बारे में हमने पहले देखा है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के बारे में, यह बहुत धीरे धीरे ठंडी होकर जमती है, मतलब इनके बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। और इसी वजह से इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। उनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी लार्ज होता है। और बड़े बड़े क्रिस्टल वाले जो इग्नियस रॉक्स होती हैं उसमें ग्रेनाइट को हम देखते हैं। इसके अलावा जो और भी वेराइटी है, ग्रेनाइट के अलावा हमने डोलेराइट और मैग्नेटाइट को देखा। तो ये सब किस प्रकार की हैं? ये बड़े बड़े क्रिस्टल वाली रॉक्स होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके जमने का प्रोसेस बहुत धीमा होता है। अंदर एक तो गर्मी वैसे ही ज़्यादा है और मैग्मा ऊपर से तप रहा है, तो गर्म वातावरण में आप गर्म चीज़ को रख देंगे तो वो ठंडी आसानी से नहीं होगी। आपने अनुभव किया होगा, गर्म खाना है और उसको आपने गर्मी के मौसम में ठंडा करने की कोशिश की तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर से पंखा चलाकर या फिर उसे पानी में रखकर ठंडा करना पड़ेगा और ठंडा होने में ज़्यादा समय लगेगा। और वही सर्दी का मौसम होता है तो आप गर्म खाने की खोज करते हैं कि कैसे भी गर्म खाना मिल जाए, और आपको खाना जब तक मिलता है तो वो ठंडा हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फियर है वो गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्म होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ऐसे में जो पहले से ही तप रही चीज़ है या उबल रही चीज़ है उसे ठंडा करने में आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा समय लगेगा। और जो ठंडी का मौसम है उसमें यही चीज़ आसानी से ठंडी हो जाएगी। कोई भी गर्म खाना आप आसानी से ठंडा कर सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना होगा। तो वही चीज़ यहाँ होती है। इग्नियस रॉक वाले मामले में भी यही होता है। जो इंट्रूसिव होती हैं उन्हें ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्मा बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है इस वजह से। तो इस वजह से इनके क्रिस्टल बड़े बड़े होते हैं। जो चीज़ देर से ठंडी होगी उसमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनेंगे, लेकिन जो जल्दी ठंडी हो जाएगी, जिसके बारे में अब हम देखने वाले हैं, एक्सट्रूसिव के बारे में, तो उसमें क्या होगा? क्रिस्टल्स बहुत छोटे छोटे होंगे या फिर होंगे ही नहीं, क्योंकि इनके बनने का इन्हें समय ही नहीं मिलेगा। इस प्रकार की जो रॉक्स होती हैं ये इतनी तेज़ी से ठंडी होती है, मतलब मैग्मा इतनी तेज़ी से ठंडा होता है कि क्रिस्टल बनने का टाइम ही नहीं मिलता, या बहुत छोटे अमाउंट के या बहुत छोटे साइज के क्रिस्टल्स बनते हैं। तो आइए इन्हें देख लेते हैं। द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट एंड मॉल्टन मैग्मा, या लावा भी कह सकते हैं आप, मैग्मा या लावा एक ही चीज़ है। तो हॉट और मॉल्टन मैग्मा जो है उसके कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो होता तो है, लेकिन कहाँ पर होता है? एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर होता है, अंदर नहीं होता, ऊपर होता है। और इस प्रकार की जो चट्टानें हैं, मतलब इस प्रकार से बनने वाली जो चट्टानें हैं, उन्हें हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की श्रेणी में या कैटेगरी में रखते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज वॉल्केनिक रॉक्स। इन्हें वॉल्केनिक रॉक्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन के परिणाम स्वरूप जो लावा बाहर आता है उससे इनका जन्म होता है, वहीं से ये बनती है। ये अंदर नहीं बनती, ये बाहर बनती है। तो बाहर लावा कैसे आएगा? वॉल्केनिक इरप्शन से ही आएगा। जब वॉल्केनो, उसमें या तो एक्सप्लोजन होगा या उसमें इरप्शन होगा, तो इससे लावा बाहर निकलता है, ये आप जानते हैं, और वो बाहर निकलकर फैलता है, उसके बाद जम जाता है ठंडा होकर। तो इस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद यहाँ इसका जो रीज़न है उसको भी देख लीजिए। बिकॉज लावा रीचेज द सर्फेस ऑफ अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन के रिजल्ट के तौर पर जो लावा है वो अर्थ के सरफेस तक पहुँचता है। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है बेसाल्ट। ये जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेसाल्ट, मतलब ये इस टाइप की चट्टानों में आता है। ये हमने एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को देखा और इससे पहले हमने इंट्रूसिव को देख रखा है। अब चलते हैं सेडियामेंट्री की ओर। लेकिन सेडियामेंट्री की ओर बढ़े इससे पहले आप इग्नियस रॉक्स का जरा सा एक नज़ारा ले लीजिए, चित्र देख लीजिए, ये दिखती कैसी है।
ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये एक इग्नियस रॉक का ही फिगर है और ये सरफेस पर आकर ठंडा हुआ जमा हुआ लावा है। जो बाहर वाली थी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, उनमें ये गिना जाता है, मतलब उस टाइप की कैटेगरी का ये फिगर है। इसे आप देख रहे हैं, इसमें पोर्स पाए जाते हैं, लेकिन ये जल्दी ठंडा होकर जम जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़े क्रिस्टल नहीं होते। और देख लीजिए यह भी है, यह भी एक नमूना है इग्नियस रॉक्स का ही। यहाँ पर जो हॉट और मॉल्टन मैग्मा है या लावा है, वह कूलिंग उसमें होती है, कूलिंग का प्रोसेस होता है और वह सॉलिडिफाइड होता है, क्रिस्टलाइजेशन उसमें होता है, इस तरह का है। और मैग्मा दिखता कैसा है तो ये देख लीजिए, इस प्रकार का कुछ होता है। ये हॉट और मॉल्टन जो मैग्मा है वो है, हालांकि ये मैक्सिमम पार्ट में जम चुका है, इसकी जो मेजॉरिटी है वो अभी जम चुकी है, उसमें सॉलिडिफिकेशन हो चुका है, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी लिक्विड के स्टेट में है, लिक्विड के फॉर्मेट में है। इसमें आप अंगारों के रूप में जो गर्मी है उसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं औसादी को, औसादी यानी सेडिमेंट्री को, वो कैसे बनती है। यह जो फिगर आप देख रहे हैं यह सेडिमेंट्री रॉक्स का है। इनमें परतें पाई जाती हैं, लेयर्स पाई जाती हैं, और इनके पीछे मतलब इनके बनने के पीछे जो इग्नियस रॉक्स के टूटे फूटे मटेरियल है, उसके अलावा जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनका भी जो टूट फूट से प्राप्त होने वाला मटेरियल है वो उत्तरदायी होता है। यानी जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है या ये कह लीजिए कि अवसाद होते हैं, उनसे इनका फॉर्मेशन होता है और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जमती जाती है। इसमें बहुत से जीव जंतु भी अपना योगदान करते हैं। आपने कार्बोनिफेरस वाले कॉन्सेप्ट में देखा था, वहाँ बड़े बड़े 100 फीट के साइज़ के जो ट्री थे उनका कोलाइजन होता है, वो कोलैप्स होते हैं और वो एक स्थान पर गिरते हैं, और जहाँ गिरते हैं उस पर मिट्टी की दूसरी परत या चट्टानों के टुकड़ों की दूसरी परत चढ़ जाती है। इस प्रकार से वो बीच में सैंडविच हो जाते हैं, तो बीच में वो एक लेयर बनाने का काम करते हैं और वही फॉसिल्स के रूप में या कोल के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इन चट्टानों में फॉसिल्स पाए जाते हैं। और फॉसिल्स किस चीज़ के होते हैं? वह फ्लोरा के भी हो सकते हैं, फौना के भी हो सकते हैं, यानी जीवों के भी हो सकते हैं और वनस्पतियों के भी हो सकते हैं। लेकिन यह फॉसिल्स क्या करते हैं? यह इनकी लेयर्स को बनाने में, उनके फॉर्मेशन में सहायता करते हैं। तो इसमें आप लेयर्स को स्पष्ट रूप में देख पा रहे हैं, ये तरह तरह की परतें पाई जा रही हैं इस तरह की। तो इस प्रकार से बनती है यह सेडिमेंट्री रॉक। और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? इरोजन का जो प्रोसेस होता है इग्नियस रॉक्स में या जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है उनमें, तो इस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है, मतलब अवसादों के जमाव से ये बनती है। एक परत जमा हुई, उसके ऊपर दूसरी परत आकर चढ़ गई, फिर तीसरी परत आकर चढ़ गई, इस प्रकार से लेयर्स बनती हैं। और यहाँ स्पष्ट रूप से आप चित्र में इसे देख रहे हैं, ये देखिए परतें। अब चलते हैं आगे और पीडीएफ में इसे रिटन फॉर्मेट में देख लेते हैं। बाय डिफिनीशन देख लीजिए, रॉक्स फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो रॉक्स अर्थ के सरफेस पर फॉर्म होती हैं या जनरेट होती हैं ड्यू टू द इरोजन एंड डिपोजिशन। यहाँ पर दोनों प्रोसेस होते हैं, इरोजन का भी प्रोसेस होता है और डिपोजिशन का भी प्रोसेस होता है। और यह किस में होता है? यह इग्नियस रॉक में भी हो सकता है और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनमें भी हो सकता है। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं उनमें जो इरोजन और डिपोजिशन का प्रोसेस होता है उससे इनका फॉर्मेशन होता है। और इस प्रकार की रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर लेयर्ड और स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। यह किस प्रकार की रॉक्स होती हैं? यह लेयर्ड रॉक्स होती हैं, मतलब इनमें परतें पाई जाती हैं, और यह परतें हमने पीछे फिगर में देखी है। ऑर्गेनिक मैटर्स आर आल्सो प्ले अ ग्रेट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ दीज रॉक्स। जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, चाहे वो जीव जंतुओं के अवशेष हों या किसी और प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हों, वो इनके लेयर्स के फॉर्मेशन में बड़ा रोल प्ले करते हैं, यानी मुख्य भूमिका निभाते हैं। वह बीच में परतों का निर्माण करते हैं। तो इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स का भी योगदान होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म ओवर, माफ कीजिएगा, रॉक्स आर फाउंड ओवर अबाउट 75% एरिया ऑफ द क्रस्ट। यह जो रॉक्स होती हैं यानी सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं, यह अर्थ की क्रस्ट के 75% एरिया पर फैली हुई हैं। यह क्षेत्रफल की बात की जा रही है, मतलब एरिया की बात की जा रही है। तो अर्थ पर अगर हम क्षेत्रफल देखें क्रस्ट का, तो टोटल 75% एरिया पर ये व्याप्त है या पाई जाती है। लेकिन दे कंट्रीब्यूट ओनली 5% इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट। लेकिन क्रस्ट को बनाने में इनका रोल बहुत कम होता है। क्रस्ट को बनाने में मैक्सिमम जो रोल प्ले करने वाली रॉक्स हैं वो कौन सी हैं? इग्नियस है। अर्थ की क्रस्ट को बनाने में इनका जो रोल है वो सिर्फ 5% का होता है। तो आप देख रहे हैं 75% एरिया ये कवर कर रही हैं अर्थ के सरफेस का, लेकिन क्रस्ट को बनाने में ये सिर्फ 5% का ही रोल प्ले कर रही है। These rocks contain fossils। अब इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, तो फॉसिल्स तो पाए ही जाएंगे क्योंकि वही फॉसिल्स इनको बनाते हैं, इनके फॉर्मेशन में सहायता करते हैं। और ये परतों के अंदर सैंडविच हो जाते हैं, जैसे कि हमने कोल को देखा, या फिर जितने भी पेट्रोलियम या जिस टाइप के जीवाश्म पाए जाते हैं जो हमें मिलते हैं, वो सब क्या है? इन्हीं रॉक्स का नतीजा है।
इसके बाद आप आगे चलिए और सेडिमेंट्री के बाद देख लीजिए मेटामार्फिक को। मेटामार्फिक रॉक्स होती क्या है? तो मेटामार्फिक शब्द मेटामार्फस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है चेंज इन फॉर्म, यानी रूप में परिवर्तन। तो मेटामार्फस शब्द से यानी वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, और इन चट्टानों में भी यही प्रोसेस होता है। जो इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक है उनका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, समय के साथ साथ उनके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, उनके कॉम्बिनेशन में चेंज आ जाता है। इस प्रकार से जो मेटामार्फिक रॉक्स हैं वो बनती हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। इसे लिखित तौर पर देख लीजिए। द वर्ड मेटामार्फिक हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। यह जो वर्ड है मेटामार्फिक, यह 2 ग्रीक शब्दों से डेराइव्ड हुआ है, यानी उत्पन्न हुआ है। पहला जो वर्ड है वो है मेटा। मेटा का मतलब होता है चेंज, यानी बदलाव, और मार्फिक का मतलब होता है फॉर्म, यानी रूप। तो रूप में बदलाव। मेटा मतलब क्या? चेंज, और मार्फिक मतलब रूप। तो रूप में परिवर्तन या रूप में बदलाव। तो यह जो चट्टाने हैं इसीलिए इन्हें रूपांतरित चट्टाने कहा जाता है, क्योंकि इनका रूप बदल गया रहता है। ये असल में इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स ही होती हैं, लेकिन इनका रूप बदल जाता है, इसलिए इन्हें मेटामार्फिक के रूप में कलेक्ट कर देते हैं या कैटेगराइज कर देते हैं। अब यहाँ कुछ चीज़ें और हैं। मेटामार्फिक रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू द complete alteration in the appearance and constitution of pre-existing rocks due to change in mineral composition and texture through temperature and pressure। यहाँ पर जो प्रोसेस होता है, मतलब इन चट्टानों के रूप बदलने का जो प्रोसेस है, उसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। एक तो टेम्परेचर है और दूसरा प्रेशर है। आखिर क्यों इन चट्टानों का रूप बदल जाता है, ये सवाल उठता है। क्यों जो इग्नियस रॉक्स हैं या सेडिमेंट्री रॉक है वो मेटामार्फिक में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे यही दोनों उत्तरदायी होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर की वजह से इनका जो कंपोजिशन है, चाहे मिनरल का कंपोजिशन हो या जो टेक्सचर है, वो चेंज हो जाता है। और असल में ये क्या होती हैं? प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स ही होती हैं, मतलब पहले से मौजूद चट्टानों का ही स्वरूप है। बस इनका जो कंपोजिशन है और जो इनका स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, और उसके पीछे जिम्मेदार कारण होता है ताप और दाब, यानी टेम्परेचर और प्रेशर। दीज आर द हार्डेस्ट रॉक। यह जो है ये हार्डेस्ट रॉक होती है, मतलब ये सबसे कठोरतम होती है, इनसे कठोर कोई दूसरी चट्टान नहीं होती है। एंड डू नॉट कंटेन फॉसिल्स। इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते, ये बड़ी बात है। हमने देखा कि इग्नियस रॉक्स में भी फॉसिल्स नहीं पाए जाते, वैसे ही यहाँ पर ये जो मेटामार्फिक रॉक्स होती हैं इनमें भी फॉसिल्स का सर्वथा लैक होता है, अभाव होता है। यहाँ तक तो हमने मेटामार्फिक की परिभाषा देखी, डिफिनीशन देखी। उससे पहले हमने सेडिमेंट्री और जो इग्नियस रॉक्स हैं उनको भी देखा है। इग्नियस रॉक्स में जो कैटेगरी बटी हुई थी उसको भी देख लिया। अब यहाँ पर जो टेबल बनी हुई है, नीचे आप एक टेबल देख रहे हैं। इसके 2 पार्ट हैं, 2 हिस्से हैं। एक तरफ कुछ नाम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ भी कुछ नाम लिखे हुए हैं, और दोनों ही चट्टानों के नाम हैं। ये जो नाम आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं ये रॉक्स के नाम है। एक तरफ मेटामार्फिक रॉक्स हैं और दूसरी तरफ सेडिमेंट्री रॉक है। वैसे ही जो अगला वाला टेबल का पार्ट है उसमें एक तरफ मेटामार्फिक है और दूसरी तरफ इग्नियस रॉक्स है। कहने का मतलब ये है कि सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप परिवर्तन से, उनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उससे बनने वाली जो मेटामार्फिक रॉक्स हैं उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं। तो मूल रूप में ये रॉक्स कैसी थी, इनका जो मेन स्ट्रक्चर था वो कैसा था, और बाद में जब इनका रूप परिवर्तित होता है, स्वरूप चेंज होता है, तब ये क्या बनती हैं, ये हम यहाँ देखने वाले हैं। तो देख लीजिए, जो इस टेबल का लेफ्ट वाला पार्ट है, इसमें लेफ्ट और राइट करके आप देखिएगा, तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें मेटामार्फिक जो रॉक्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है, मतलब वो जो नाम है वो मेटामार्फिक रॉक्स का है। और जो राइट वाला पोर्शन है उसमें जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनका नाम दिया हुआ है। तो इसे आप इसी रूप में देखिएगा। देखिए यहाँ पर है स्लेट, तो ये बनता कैसे है? शेल से बनता है। मार्बल ये कैसे बनता है? तो ये लाइम स्टोन से बनता है। ये सब जो जितना भी नाम आप इधर वाला देख रहे हैं ये असल में सेडिमेंट्री रॉक है। इसी प्रकार से क्वार्टजाइट की अगर हम बात करें तो क्वार्टजाइट कैसे बनता है? ये सैंडस्टोन और कांग्लोमरेट से बनता है। सैंडस्टोन मतलब क्या? बलुआ पत्थर। इसके अलावा मार्बल, तो यहाँ पर चाक और डोलोमाइट, इस प्रकार की चीज़ें आप देख रहे हैं। इसमें जो इधर वाला पोर्शन है ये वाला, ये क्या है? मेटामार्फिक है। और इधर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये सेडिमेंट्री रॉक का है। मतलब इन्हीं का जो स्ट्रक्चर है, इन्हीं का जो रूप है वो बदलता है और ये कन्वर्ट हो जाती है मेटामार्फिक में। इसी प्रकार से आप इग्नियस को देख लीजिए, तो इग्नियस वाला आप देखेंगे तो ग्रेनाइट से नीस बनता है। यहाँ पर भी इधर वाला जो पार्ट है ये इग्नियस रॉक्स का है और इधर वाला जो पार्ट है ये मेटामार्फिक का है। तो ग्रेनाइट से नीस का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बनता है। जो बेसाल्ट होता है उससे एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है। और बेसाल्ट से ही जो सिस्ट है उसका भी फॉर्मेशन होता है। सिस्ट भी कैसे बनता है? ये बेसाल्ट से ही बनता है। इसके बाद और भी है,
यहाँ तक तो हमने इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक का जो कन्वर्जन हो रहा था मेटामॉर्फिक में उसको देखा, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए जो सबसे नीचे वाला हिस्सा इस टेबल का है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मेटामॉर्फिक में। यानी रूपांतरित चट्टानों का भी क्रम वहीं पर रुक नहीं जाता। ऐसा नहीं कि उनका रूप एक बार बदल गया तो दोबारा नहीं बदल सकता, वो फिर से अपना स्वरूप चेंज कर सकती हैं। समय बीतने के साथ साथ उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है। तो इस प्रकार की भी कुछ चट्टानें हैं, जैसे आप यहाँ दोनों तरफ लिखा हुआ देख रहे हैं। फाइलाइट है, स्लेट से ये जनरेट हुआ है, वैसे ही सिस्ट है, इससे फाइलाइट। मतलब फाइलाइट से क्या होता है, पहली चीज़ तो देख लीजिए, स्लेट से फाइलाइट बनता है, उसके बाद फाइलाइट से सिस्ट बनता है, और ग्रेबो से सर्पेंटाइन का निर्माण होता है। तो यह सब जो है ये मूल रूप से मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। अब इनके अंदर जब ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया होती है तो इस प्रकार की जो रॉक्स हैं इनका जनरेशन होता है, जिसमें कि फाइलाइट आप देख रहे हैं, सिस्ट देख रहे हैं और सर्पेंटाइन देख रहे हैं। तो ये टेबल हमने देखी जिसमें कि अलग अलग जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है, यह कहाँ से जनरेट हुई है, मतलब इनका फॉर्मेशन किस रॉक से हुआ है, चाहे वो इग्नियस हो या सेडिमेंट्री, उसके बारे में हमने टेबल में देख लिया है। और इसके साथ ही ये जो रॉक्स नाम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये यहाँ पर फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले वाले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है इसके आगे वाला इंडोजेनिक फोर्सेस। हम देखने वाले हैं इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए जो हमारी मदर नेचर है वह एक तरह का काम करते करते बोर हो जाती है। जैसे हम मनुष्य, हम इंसान भी यही करते हैं। हम किसी भी काम को अगर लगातार करते हैं तो हमें उससे जल्दी ही उबन हो जाती है, हम उसे नहीं करना चाहते हैं उसके बाद। तो ऐसे में क्या करते हैं आप, उस स्थान से या उस काम को छोड़कर हट जाते हैं कुछ समय के लिए, कुछ दूसरा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपका इंटरटेनमेंट हो जाए, आप फ्रेश हो जाएं और फिर फ्रेश मूड के साथ उस काम में दोबारा दुगनी रफ्तार में लग सके। तो वैसे ही नेचर भी यहाँ यही काम करती है, लेकिन नेचर जो है वो पलायनवादी नहीं है, वो छोड़कर हटने में विश्वास नहीं करती। उसे जो नहीं अच्छा लगता है या जिन चीज़ों से वो बोर हो जाती है उसको वो चेंज कर देती है। और चेंज करने में दो जो बल हैं, दो फोर्सेस जो हैं वो उसकी मदद करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, ये चेंजेस ले आते हैं। जिसमें से कि आप एक को यहाँ देख रहे हैं इंडोजेनिक, और आगे वाले जो चैप्टर आएंगे 2 चैप्टर के बाद जो अगला वाला चैप्टर है उसमें आप एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में भी देखेंगे। तो यह जो दोनों फोर्सेस हैं, चाहे वो इंडोजेनिक फोर्स हो या एक्सोजेनिक फोर्स हो, यह नेचर के लिए काम करते हैं। यह नेचर के 2 बेटे हैं जो कि अपनी माँ का मनोरंजन करते हैं। अब इसमें से जो इंडोजेनिक फोर्सेस हैं इनके बारे में हम यहाँ देखेंगे, और इसका जो दूसरा वाला भाई है उसको हम अगले वाले पार्ट में देखेंगे। दोनों का नेचर एक दूसरे से अलग है, दोनों का जो स्वभाव है वो एक दूसरे से एकदम भिन्न है। ये उत्पाती है, या जो इंडोजेनिक फोर्स आप देख रहे हैं ना, ये एक नंबर का खुराफाती है। यह उथल पुथल ले आता है, ये अर्थ की क्रस्ट पर बहुत बड़े बड़े बदलाव ले आता है, उबड़ खाबड़ काम, मतलब अर्थ की क्रस्ट को पूरा हिला कर रख देता है। इसमें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं, और कहीं पर जो सतह है वो ऊपर उठ जाती है, राइज कर जाती है, और कहीं पर धंस जाती है, उसमें फाल आ जाता है। इस प्रकार से ये अपना काम करते हैं। अब इसमें कई तरह के फोर्सेस होते हैं, और इसके विपरीत जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं यानी बहिर्जात जो बल होते हैं, ये अंतर्जात और बहिर्जात बलों को ही हम लोग यहाँ देख रहे हैं। इंडोजेनिक के बारे में हमने सुना, और एक्सोजेनिक में क्या होता है, वह इसी काम को सुधारने का यहाँ पे जिम्मेदारी लिए होते हैं। मतलब इनका जो खुराफाती भाई है जिस काम को बिगाड़ कर गया, इंडोजेनिक फोर्सेस ने अर्थ की सरफेस पर जो तबाही मचा रखी थी उसको ये प्लेन बनाने का काम करते हैं। जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो समतल बनाने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। फिलहाल यहाँ पर इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में आप देख लीजिए। द फोर्सेस विच अफेक्ट द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यह जो फोर्सेस होते हैं दोनों के बारे में अभी यहाँ बात हो रही है। मतलब सिर्फ इंडोजेनिक को हम यहाँ टारगेट नहीं कर रहे हैं, शुरुआत में जो पैरा है उसमें हम दोनों को देखेंगे। तो द फोर्सेस विच अफेक्ट द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। यहाँ पर इनकी 2 अलग अलग ब्रॉड कैटेगरीज बनाई गई हैं, और वही कैटेगरीज जो है वो यहाँ पर कही जाती हैं इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ऐसा इनका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इनका जो ओरिजिन का सोर्स है वो अलग अलग है। एक का ओरिजिन जो है वो अर्थ के अंदर से होता है, जो आंतरिक पार्ट है वहाँ से होता है, इसलिए इन्हें इंडोजेनिक कहते हैं। और दूसरा जो है उसका ओरिजिन अर्थ के सरफेस के ऊपर यानी क्रस्ट के ऊपर होता है, इसलिए उसका नाम एक्सोजेनिक पड़ गया। तो इनके ओरिजिन को बेस बनाकर या ओरिजिन के सोर्स को बेस बनाकर यहाँ इनका नामकरण किया गया है, और उस आधार पर यह जो 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं इन्हें हम इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक के नाम से जानते हैं। द इंडोजेनिक फोर्सेस, अब यहाँ पर जो इंडोजेनिक फोर्सेस हैं इसमें डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस हैं, इसके अलावा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं, अर्थक्वेक है, ये सब क्या है, ये इंडोजेनिक फोर्सेस में गिने जाते हैं। तो इस प्रकार के जो फोर्सेस होते हैं यह करते क्या है,
तो गिव राइज टू सर्वल वर्टिकल इरेगुलरिटीज, यहाँ पर कुछ वर्टिकल इरेगुलरिटीज का ये फॉर्मेशन करते हैं। यह जो इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं ये क्या बनाते हैं, यह इरेगुलरिटीज बनाते हैं, यानी अर्थ की क्रस्ट पर असमानताएं पैदा करते हैं, उसे ऊबड़ खाबड़ बनाने का प्रयास करते हैं या बना देते हैं। जैसे कि डायस्ट्रॉपिक जितने भी फोर्सेस होते हैं, इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो आप जानते ही हैं बाहर तबाही मच जाती है, उथल पुथल मच जाती है, सब कुछ ऊंचा नीचा हो जाता है, बराबर जमीन पर लावा जमकर कहीं ऊंचा हो जाता है कहीं नीचा हो जाता है, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े बाहर आ जाते हैं। वैसे ही जो अर्थक्वेक होता है उसमें भी यही काम होता है, अर्थ की जो समतल सतह होती है उस पर दरारें पड़ जाती हैं, कहीं उभार आ जाता है, कहीं सतह जो है वो धंस जाती है। तो इस प्रकार से ये वर्टिकल जो इरेगुलरिटीज हैं उनके फॉर्मेशन का काम करते हैं ये जो इंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो। और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो क्या करते हैं, तो ये बड़े सीधे साधे होते हैं, ये इनके बिगाड़े हुए काम को सुधारने का काम करते हैं। और इस प्रकार के फोर्सेस में फ्लोइंग वाटर आता है, यानी बहता हुआ पानी। इसके अलावा जो सी वेव्स होती है, समुद्री तरंगे, वो भी इसी श्रेणी में आती हैं। अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। ग्लेशियर्स और विंड को भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। ये सब क्या है, ये एक्सोजेनिक फोर्स का पार्ट है। और ये करते क्या है, मतलब किस काम को करने की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं, तो ये करते हैं रिमूव। किस चीज़ को रिमूव करते हैं, इरेगुलरिटी को। यहाँ आप लिखा हुआ भी देख रहे हैं, ट्राई टू रिमूव दीज irregularities by the forces of process of erosion। यहाँ पर यह जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है यह उन इरेगुलरिटीज़ को दूर करने की कोशिश करते हैं। और इसके पीछे ये जो जिस चीज़ से काम लेते हैं वो है इरोजन, मतलब इरोजन का ये प्रोसेस अपनाते हैं, अपर्दन की क्रिया अपनाते हैं। और जहाँ की ऊंची ज़मीन होती है उसको समतल बनाने का प्रयास करते हैं। और वहाँ का जो ऊंचा मटेरियल होता है, मतलब जहाँ पर उभार आएगा, आपने पीछे देखा कि जो इंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो अर्थ की सरफेस पर ऐसे उभार और धंसाव उत्पन्न करते हैं। तो ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं ये अपर्दन की क्रिया को का सहारा लेते हैं, इरोजन का सहारा लेते हैं। और उसकी सहायता से ये जो उभार होता है, इस पर से इस उभार को, मतलब उभार वाला जो मटेरियल है इसको हटाकर जो ढाल है उसको पाटने का काम करते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, अर्थ का जो सरफेस है वो एक समान बन पाता है, यानी प्लेन बन पाता है। तो ये प्लेन बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के दोनों फोर्सेस हैं और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ये हम यहाँ देख रहे हैं। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन अप स्टैंडिंग एंड लो लेइंग पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। यहाँ पर जो अर्थ की क्रस्ट का अप स्टैंडिंग और लो लेइंग पार्ट है उसमें एक बैलेंस पाया जाता है। और यह जो बैलेंस है, दिस स्टेट ऑफ बैलेंस इज नोन एज आइसोस्टेसी। यह जो बैलेंस की स्टेट है इसको आइसोस्टेसी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आइसोस्टेसी का सबसे पहली बार यूज किसने किया था। तो इस टर्म को सबसे पहले यूज करने वाले एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डटन। डटन ने 1889 में, यानी 1889 में सबसे पहले इस वर्ड को या इस टर्म को यूज किया था। और उनका कहना था, अकॉर्डिंग टू डटन, द अपस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द अर्थ मस्ट बी कंपनसेटेड बाई लाइटर रॉक मटेरियल फ्रॉम बेनिथ। यहाँ पर जो अपस्टैंडिंग अर्थ का पार्ट है वह पूरी तरह से कंपनसेट किया जाता है, किसके द्वारा, लाइटर रॉक मटेरियल के द्वारा। So that the crystal relief should remain in the mechanical instability। यहाँ पर ये डटन का कहना था, ये डटन का पूरा स्टेटमेंट है। और बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी, यहाँ पर इंटेंसिटी को अगर बेस बनाया जाए, द इंडोजेनिक फोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू डायस्ट्रोपिक फोर्सेस एंड सडन फोर्सेस। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में। तो एक्सोजेनिक को अब बस यहीं तक देखेंगे, यहाँ तक हमने देख लिया और उसके बाद यहीं पर इसे स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ से जो अगला पैराग्राफ आप देख रहे हैं, यहाँ सारी चर्चा इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में ही होगी। तो इसमें एक साइंटिस्ट का नाम आया डटन का, और डटन जो थे ये अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे। 1889 में इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था जिसका नाम था आइसोस्टेसी, और उसकी डिफिनीशन आपने यहाँ देखी। अब इसके आगे जो पैरा हम देख रहे हैं, ये पैराग्राफ जो आपके सामने है, इसमें शुरुआत से देखते हैं। बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी को यहाँ पर, यानी तीव्रता को आधार बनाकर इंडोजेनिक फोर्सेस को डिवाइड कर दिया गया है, इसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है और इसके दो हिस्से बांट दिए गए। दो हिस्से कौन कौन से हैं, एक तो डायस्ट्रोपिक फोर्स है और दूसरा सडन फोर्स है। मतलब एक डायस्ट्रोपिक प्रकार के फोर्सेस होते हैं और दूसरे सडन टाइप के फोर्सेस होते हैं। अब जो डायस्ट्रोपिक फोर्सेस होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, तो इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मतलब ये वर्टिकल भी हो सकते हैं, वर्टिकल मूवमेंट्स भी हो सकती हैं, और हॉरिजेंटल मूवमेंट्स भी हो सकती हैं। जो वर्टिकल मूवमेंट्स होती हैं उनके नाम जान लीजिए, और जो हॉरिजेंटल मूवमेंट्स होती हैं उनके नाम जान लीजिए। यहाँ आप पीडीएफ में तीसरी लाइन में इसे देख रहे हैं, ये देखिए, बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल मूवमेंट्स विच आर नोन एज। अब इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो एपिरोजेनिक मूवमेंट
और ये जो एपिरोजेनिक मूवमेंट है इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं कॉन्टिनेंट मेकिंग मूवमेंट। यह महाद्वीपों का निर्माण करती है। कौन सी मूवमेंट की बात की जा रही है? जो वर्टिकल है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर आप देख लीजिए, एपिरोजेनिक मूवमेंट इसे हम कॉन्टिनेंट मेकिंग मूवमेंट कहते हैं, एंड द ओरोगेनिक मूवमेंट या ओरोजेनिक मूवमेंट इसे हम माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट कहते हैं। तो यहाँ दो तरह की मूवमेंट इन इंडोजेनिक फोर्स की कंडीशन में देखते हैं, और इंडोजेनिक फोर्स में भी हम किसको देख रहे हैं? हम डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस को देख रहे हैं। अभी सडन फोर्सेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस की। उसमें दो प्रकार हैं, एक तो कॉन्टिनेंट मेकिंग मूवमेंट्स हैं और दूसरी माउंटेन मेकिंग मूवमेंट्स हैं। जो माउंटेन मेकिंग मूवमेंट्स हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं, और जो कॉन्टिनेंट मेकिंग मूवमेंट्स हैं वो दिखाई गई। तो अब प्रश्न ये है कि इसमें से कौन सी हॉरिजेंटल है और कौन सी वर्टिकल है। तो देख लीजिए, हॉरिजेंटल का मतलब क्या? हॉरिजेंटल का मतलब इस प्रकार से, ये एकदम सीधा क्षैतिज अवस्था में रहे, 180 डिग्री का एंगल बनाए। और वर्टिकल का मतलब क्या? वर्टिकल का मतलब है इस प्रकार से, यानी 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करे या ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर हो। तो यहाँ पर जो माउंटेन मेकिंग मूवमेंट्स होती हैं वो वर्टिकल होती हैं, और जो कॉन्टिनेंट मेकिंग मूवमेंट्स होती हैं वो हॉरिजेंटल होती हैं। ये इनका क्रम है, यहाँ उल्टा दे दिया था इसलिए बताना आवश्यक हो गया था। जो वर्टिकल मूवमेंट है वो क्या करती हैं? वो माउंटेन मेकिंग का प्रोसेस करती हैं, और जो हॉरिजेंटल मूवमेंट्स हैं वो क्या करती हैं? वो कॉन्टिनेंट बनाने की कोशिश करती हैं या उसका प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करती हैं। इस प्रकार से डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस जो कि इंडोजेनिक फोर्स का एक पार्ट थे, उन्हें हम दो भागों में देखते हैं। अब आगे चलते हैं और आगे का हिस्सा देखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, वर्टिकल मूवमेंट्स आर टू टाइप्स। यहाँ पर जो वर्टिकल मूवमेंट्स हैं उनके भी दो हिस्से हैं। यहाँ पर एक के बाद एक शाखाएं बढ़ती जा रही हैं, इसके प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं? अपवर्ड मूवमेंट है और डाउनवर्ड मूवमेंट है। अब अपवर्ड मूवमेंट से क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट्स कॉज इमरजेंस ऑफ, यहाँ आप लिखा हुआ देख सकते हैं, कॉज इमरजेंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स और पार्ट ऑफ इट। एग्जाम्पल इज इमरजेंस ऑफ कोस्टल एरियाज एक्सेट्रा। जो तटवर्ती क्षेत्र होता है उसकी बात की जा रही है। यहाँ देखिए, जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल मूवमेंट्स की बात कही गई थी, तो यह दोनों ही महाद्वीपों को और पर्वतों को बनाने में उत्तरदायी होती हैं। यहाँ किसी एक को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। वैसे हम मोटे तौर पर यहाँ डिवीज़न कर देते हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट्स और जो माउंटेन्स होते हैं दोनों के फॉर्मेशन में दोनों का ही योगदान होता है। मतलब जो पहली वाली है, मतलब वर्टिकल है और हॉरिजेंटल है, दोनों को यहाँ पर इंक्लूड करके देखते हैं। तो यहाँ कॉन्टिनेंट को बनाने में और उसके पार्ट के रूप में अपवर्ड मूवमेंट को हम देख रहे हैं, जो कि कोस्टल एरिया में सबसे अच्छे तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे देखी जा सकती है। यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इन इंडिया नियर द गल्फ ऑफ कच्छ अबाउट 24 किलोमीटर लॉन्ग लैंड एरिया हैज़ इमर्ज्ड अप टू अ हाइट ऑफ सर्वल किलोमीटर्स। यहाँ कहा गया है कि भारत में कच्छ की खाड़ी के पास, जो गल्फ ऑफ कच्छ है उसके पास करीब 24 किलोमीटर जो लंबा लैंड एरिया था वह यहाँ पे इमर्ज्ड अप हो गया टू अ हाइट ऑफ सर्वल किलोमीटर्स। और इसकी हाइट कितनी हो गई? सर्वल किलोमीटर्स की हो गई। इतना इसमें इमरजेंस हो गया। दिस इज नोन एज अल्लाह बुंद। इसे अल्लाह बुंद के नाम से जाना गया। और डाउनवर्ड मूवमेंट क्या होती है? ये तो अपवर्ड की बात हो गई। डाउनवर्ड मूवमेंट्स कॉजेज सबस्टेंस और सबमर्जेंस। यहाँ पर जो डाउनवर्ड मूवमेंट्स होती हैं इसमें सब्सिडियंस होता है, और इसके अलावा या फिर सबमर्जेंस की घटना होती है। सबमर्ज्ड फॉरेस्ट इन द प्रिंस डोक एरिया, सबमर्ज्ड फॉरेस्ट इन द प्रिंस डोक एरिया ऑफ मुंबई इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्जेंस। यहाँ पर अगर आप सबमर्जेंस का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो मुंबई में जो प्रिंस डोक वाला एरिया है वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं। ये तो हमने देखा जो इंडोजेनिक फोर्सेस में डायस्ट्रॉपिक की वैरायटी थी उसके बारे में। अब आगे चलते हैं और हॉरिजेंटल फोर्सेस के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो हॉरिजेंटल फोर्सेस आर अगेन टू टाइप्स। जो हॉरिजेंटल फोर्सेस हैं उनके भी दो हिस्से हैं। अभी तक हमने वर्टिकल पर चर्चा की है। ये जो फोर्सेस हैं ये कैसे हैं? ये वर्टिकल है। और हम डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसके दो हिस्से थे, एक हॉरिजेंटल था और एक वर्टिकल था। तो हॉरिजेंटल के बारे में अब बात होगी। इससे पहले हमने वर्टिकल को देखा है, उसमें हमने मुंबई का एग्जाम्पल लिया और कच्छ की खाड़ी का एग्जाम्पल लिया। अब इसके बाद हॉरिजेंटल फोर्सेस को देख लीजिए। तो इसके भी दो हिस्से हैं, एक तो कंप्रेशनल है और दूसरा टेंशनल है। तो कंप्रेशनल फोर्सेस और टेंशनल फोर्सेस, यानी एक संपीडनकारी बल है और दूसरा तनाव बल है। एक संपीडन बल के नाम से जाना जाता है और दूसरा तनाव बल के नाम से जाना जाता है। यह जो कंप्रेशनल फोर्स है यह संपीडन बल होता है, यह सिकोड़ने का काम करता है। और जो टेंशनल फोर्स है वो क्या करता है? वो फैलाने का काम करता है, तानता है किसी चीज़ को आप खींच कर फैलाएंगे तो उसमें तनाव उत्पन्न होगा। वही टेंशन यहाँ पर दर्शाई गई है। यहाँ दिमागी टेंशन की बात नहीं कही जा रही है।
ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस। अब यहाँ पर जो कंप्रेशनल फोर्सेस हैं, इनसे क्या होता है, इससे रॉक्स का जो स्ट्रेटा होता है वो फोल्ड करने लगता है, यानी मुड़ने लगता है। अब फोल्डेड रॉक्स या अब फोल्डेड रॉक बेड्स आर कॉल्ड, जो अब फोल्डेड रॉक बेड्स होते हैं उन्हें हम यहाँ पे एंटीक्लाइंस कहते हैं। एंड द डाउन फोल्डेड रॉक्स स्ट्रेटा आर कॉल्ड सेंक्लिक्लाइंस। यहाँ पे सिंक्लोक्लाइंस और एंटीक्लाइंस के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इसमें जो अप फोल्डेड होते हैं उन्हें एंटीक्लाइंस के नाम से जानते हैं, और जो डाउन फोल्डेड होते हैं उन्हें सेंक्लिक्लाइंस के नाम से जानते हैं। ड्यू टू डिफरेंस इन कंप्रेशनल फोर्सेस। अब ये जो कंप्रेशनल फोर्सेस हैं इनमें भी डिफरेंस पाया जाता है। आपने दो टाइप यहाँ देख ही लिए। तो फोल्डिंग आल्सो वेरीज अ लॉट। यहाँ जो फोल्डिंग्स होती हैं यानी जो वलन पड़ते हैं उसमें भी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, वह भी अलग अलग हिस्सों में बटे होते हैं। तो आपने ये देखा इसमें कि जो हॉरिजेंटल फोर्सेस होते हैं, जो हॉरिजेंटल फोर्सेस होते हैं वह यहाँ पे फोल्डिंग का प्रोसेस करते हैं। और इसमें दो प्रकार के बल होते हैं, फोल्डिंग भी होती है और फॉल्ट भी बनते हैं, फोल्ड्स भी बनते हैं और फॉल्ट भी क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे थे कंप्रेशनल फोर्सेस के बारे में, और कंप्रेशनल फोर्सेस में जो बनने वाली दशाएं हैं या बनने वाले स्ट्रक्चर हैं उसमें फोल्डिंग्स आती हैं, फोल्ड आते हैं। अब इसमें एक अप फोल्डेड होते हैं और दूसरे डाउन फोल्डेड होते हैं। अब यह जो फोल्डिंग होती है इसकी अलग अलग वेराइटी के आधार पर इसमें भी जो कैटेगरी है उन्हें बांटा गया है। तो आइए फोल्ड्स के बारे में देख लेते हैं, यानी जो वलन होते हैं वो कैसे होते हैं। कई प्रकार के होते हैं, इनका ढांचा भी अलग अलग तरीके का होता है। तो वेव लाइक बेंड फॉर्म इन द क्रिस्टल रॉक्स by tangential compressive forces resulting from horizontal movements caused by compressional forces originating deep within the earth are called folds। यहाँ पर फोल्ड की डिफिनीशन दी हुई है। तो फोल्ड बनते कैसे हैं ये समझ लीजिए। मतलब अर्थ का सरफेस है, उस पर कोई भी जो कंप्रेशनल फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है, और कंप्रेशनल फोर्स क्या करता है, ये सिकोड़ने का काम करता है। मान लीजिए इधर से इसको दबाया जा रहा है और इधर से दबाया जा रहा है, तो बीच की जो परत है उसमें किस तरह का परिवर्तन होगा, इस तरह के फोल्ड पड़ जाएंगे, इस तरह का मोड़ पड़ जाएगा। आपने किसी सरफेस पर ऐसे मतलब दबाव लगाकर देख लीजिए, अगर वो सरफेस सॉफ्ट होगा तो उसमें फोल्ड बनेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। और ये जो फोल्ड होते हैं इनका ये किस वजह से बनते हैं, ये कंप्रेशनल फोर्स की वजह से बनते हैं। कंप्रेशन यहाँ पर होता है, संपीडन होता है, और संपीडन का काम ही होता है सिकोड़ना। तो इस प्रकार के जो उभार बनते हैं इसमें कुछ जो है वो ऊपर की ओर अपलिफ्ट होते हैं और कुछ डाउनवर्ड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। मतलब कहीं पर श्रिंक पाए जाते हैं और कहीं पर गर्त पाए जाते हैं, इस तरह की कंडीशन होती है। और उसी की डिफिनीशन यहाँ दी हुई है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वेव लाइक होता है। यहाँ आप लिखा हुआ भी देख रहे हैं, वेव लाइक बेंड्स। यह जो मोड़ होते हैं या जो झुकाव होता है ये वेव लाइक होता है, इस प्रकार से लहरों के रूप में। और यह नतीजा किसका होता है, जो कंप्रेसिव फोर्सेस होते हैं उनके नतीजे के तौर पे हम इन्हें यहाँ देखते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डिंग्स आर। अब यहाँ पर जो फोल्डिंग्स हैं उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। सिमेट्रिकल फोल्ड्स हैं, इसके अलावा एसिमेट्रिकल फोल्ड्स हैं, इसके बाद मोनोक्लाइनल फोल्ड्स हैं। ये सब फोल्ड्स की वेराइटी हैं। इसके बाद और देख लीजिए आइसोक्लाइनल फोल्ड्स हैं। आइसोक्लाइनल के बाद आप और देख लीजिए, इसके बाद रिक्यूम्बेंट फोल्ड्स हैं, इसके बाद ओवरटर्न फोल्ड्स हैं, प्लंग फोल्ड्स हैं इसमें, और फैन फोल्ड है। जो पंखाकार फोल्ड आता है, मतलब पंखे की साइज का होता है या पंखे की डिज़ाइन का होता है, उसको फैन फोल्ड के रूप में देखते हैं, इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार के वलन भी पड़ते हैं। तो इस इतने प्रकार के जो फोल्ड्स हैं इनके बारे में हम देखने वाले हैं, बाकायदा फिगर के साथ देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि फोल्ड बनते क्यों हैं। तो फोल्ड इसीलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स उत्तरदायी इनके पीछे होता है, कंप्रेशन की वजह से इनका निर्माण होता है। सिकोड़ देता है वो अर्थ की सरफेस को, अर्थ के क्रस्ट को, जिसकी वजह से इस प्रकार के मोड़ पड़ जाते हैं। और यही जो मोड़ है, वेव लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हम कहते हैं फोल्ड्स। अब इनकी जो वेराइटीज़ है उस पर डिस्कशन होगा अगले लेक्चर में। इसमें इतना ही, और अगले वाले लेक्चर में हम एक बार फिर से यहाँ आएंगे और देखेंगे डिफरेंट टाइप की जो फोल्डिंग है उसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।